वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पाकिस्तानी सियासत में मुसलसल ऑडियोज और वीडियोस का चर्चा है। जैसे जैसे NA 133 का ज़िमनी इंतखाब करीब आ रहा है, वैसे ही सियासी जमातें खबरों का मरकज बन रही हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ा, अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि वोटर से कुरान पाक पर हलफ लिए जा रहे हैं। उन्हें 2-2 हज़ार रुपए की रिश्वत भी दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना वीडियो का नोटिस ले लिया है, मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कोई मिसाल कायम की जाएगी? NA 133 में वोट खरीदने की मुबैना वीडियो, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दूसरे पर संगीन इल्जामात, क्या इलेक्शन कमीशन मुबैना वीडियो पर कोई कार्रवाई करेगा? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल और इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं, शौकत पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हर इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो है वो सामने आ जाती है। अब आपके ख्याल में इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन क्या कोई मिसाली कार्रवाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन कमीशन तहकीकात तो उन्होंने करने का कहा है। हम ये देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसी तरह की हरकतें कर रही हैं। आपको याद होगा कि डस्का के इलेक्शन के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट आई और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इल्जामात आयद किए मुख्तलिफ लोगों पे अपनी तहकीकात की रोशनी में, लेकिन अभी तक उनमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ भी ये चीज़ें जो हैं ये तहकीकात तो हो जाएंगी, और चूंकि ये एक वीडियो है और वीडियो का भी चेक करना पड़ेगा कि किसने बनाई, लोड की, किसने लोड की। इसमें कई चीज़ें शुकूक व शुबहात पैदा करती हैं, तो तहकीकात तो शायद हो जाए और कुछ हकीकत भी पता लग जाए। लेकिन ये अलमिया है हमारे तमाम इलेक्शंस का कि ये पैसे की बुनियाद पे, रिश्वत की बुनियाद पे ये दिए जाते हैं, और कोई आज का मसला नहीं। मुझे याद है ये PMLN के गुजरांवाला से एक लीडर, उनके वालिद ने उस जमाने में मुझे बताया, ये पुरानी बात है जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और 20,000 रुपए गांव वाले, उस जमाने में 20 बहुत रकम थी कि गांव वाले 20,000 मांग रहे थे। वो कहते थे जी आप दे दें तो हम आपको वोट दे देते हैं, वरना जाके दूसरे से पैसे ले लेंगे। तो ये पूरा गांव का गांव जो है वो आपके साथ सौदेबाजी कर रहा है। उस दिन इतवार थी, बैंक बंद थे, और वो मोहतरम पैसा ना निकलवा सके और उतने ही वोटों से वो हार गए इलेक्शन। खुद उन्होंने मुझे ये सुनाया। तो बात ये है कि ये बदकिस्मती कि यहाँ हमने पैसा जो है वो इस्तेमाल कर करके इन लोगों के सबके ज़मीर और ईमान खराब कर दिया है। और आप देखें कि वो जो वीडियोस हैं उसमें हिजाब पहने हुए बापर्दा खवातीन किस तरह बड़े आसानी से अपने पैसे वसूल करके कुरान करीम पे हाथ रख के और एक अहद करके वहां से निकल रही हैं। तो ये काबिल अफसोस है। इसका आप क्या करेंगे? अगर वो निकल आए और किसी को थोड़ी बहुत सजा भी हो जाए तो ये तो माशरे में इस कदर ये फैल चुकी है चीज कि लोग इसके बगैर हिलेंगे नहीं। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर यही है कि उसने कहा मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो सारा माशरा, सब लोग उसके खिलाफ हो गए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा। और अभी ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का है जिसमें आप तहकीकात भी शायद कर सकें, लेकिन अगर जनरल इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में ये खेल चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे? इसका तो पता करने बड़ा मुश्किल। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, आपके ख्याल में कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जब पंजाब में इंतखाबात की बात होती है तो हम देखते हैं कहीं ज़ात बरादरी आड़े आ जाती है, कहीं पैसा आ जाता है, कहीं रिश्तेदारियां आड़े आ जाती हैं। ये वोटों की सियासत नोटों में क्यों जुड़ी है, खास तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो? देखिए, पंजाब में और ख़ुसूसन अब इस वक्त तो हम हल्का 133 लाहौर की बात कर रहे हैं, और मेरी जो रिहाइश है वो बिल्कुल इस हलके के साथ है। 1 किलोमीटर मेरे घर से ये हलका शुरू हो जाता है। मैं आता जाता इस हलके में से ही गुज़र के हर जगह आता जाता हूँ। और 133 जो हलका है, इसमें 2018 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून ने 90,000 वोट और पीपल्स पार्टी ने 5,000 वोट लिए थे।
पीटीआई का कैंडिडेट तो है नहीं, टीएलपी का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। टेक्निकली ये 1-on-1 मुकाबला है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, 5000 और 90,000 के दरमियान मुकाबला है। अब सूरत हाल ये है कि पहले नून लीग ने एक वीडियो जो जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले 2-2 हज़ार रुपये में वोट ख़रीद रहे थे। जब उस पर आरओ ने नोटिस कर दिए तो दूसरी वीडियो मुस्लिम लीग नून की अपलोड की गई, जिसमें कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा काबिल शनाख्त नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे एक सेट लगाकर वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है। मेरे ख्याल में वो जवाबुल जवाब था। हमारे यहाँ पंजाब में जो है इसका भी एक कल्चर मौजूद है कि पेइंग इन द सेम कॉइन्स वाली बात। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने जो अपने ऊपर इल्ज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए दूसरी वीडियो क्रिएट की है। बाकी उस हलके में भी मैंने आज आपने जब सवाल भेजा तो काफ़ी लोगों से रब्ता किया, तो ऐसा है कि पीपल्स पार्टी 2-2 हज़ार में ज़रूर वोट ख़रीद रही है, क्योंकि उनको खुशाब के इलेक्शन में 250 वोट मिले थे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को तब्दील कर दिया गया था। अब ये राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए बहुत टेस्ट केस है, उनके सदर बनने के बाद पहला इलेक्शन है, और अगर यहाँ बुरी कारकर्दगी हुई तो फिर कायरा साहब को हटाने का क्या फ़ायदा होगा। राजा परवेज़ अशरफ साहब को 49,500 रुपये आज इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना भी किया है, क्योंकि वो कैंपेन में हल्के में फिर रहे हैं। और मैंने असलम गिल साहब को हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में ये सवाल भी किया कि आप 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हल्के में पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो को 20-25 हज़ार वोट लेकर अपनी एक प्रेजेंस प्रूव कर सके, और वो 5,000 से 2-3 हज़ार पे या 2 हज़ार पे खड़ी ना हो जाए, क्योंकि फिर सब कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दिया है। मुझे उम्मीद है नादरा से फेस डिटेक्ट हो जाएंगे, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, नादरा के पास सबका रिकॉर्ड है। अब हमारे यहाँ बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे पकड़ा जा सकता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हुकूमत जो पीटीआई जो इस इलेक्शन में बिल्कुल फ्रीक नहीं है, और जो इलेक्शन लड़ नहीं रहे और टेक्निकली नॉकआउट हो गए हैं, और उन्होंने अपने वोटर से भी कहा है कि आप घर पे बैठे हैं, वो इस सब पर ऐसे शादियाने बजा रहे हैं और उन्होंने ऐसे हमला किया है, और वो पीपल्स पार्टी के साथ आकर दिफा में ऐसे खड़े हो गए हैं जैसे उनका बड़ा फ़ायदा हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के तौर पर मुझे ये हुकूमत इस वक्त नज़र आई। ठीक हो गया। मोना, सेनेट इलेक्शन में हमने देखा हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई, नोटिस लिया गया, लेकिन उस पर जो कार्रवाई हुई कुछ मालूम नहीं हुआ। अब जबकि इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी, और इसमें भी एक नई वीडियो सामने आ गई है। आपके ख्याल में क्यों जब इस तरह इंतखाबात होते हैं तो इस तरह की वीडियो सामने आ जाती हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता इनके खिलाफ? ये आपने बहुत अच्छा हवाला दिया है, जो आपने इलेक्शन के हवाले से अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो का तस्करा किया। बिल्कुल ये बात सही है कि उस मामले पे कुछ आगे नहीं आया और एक तरह से उसको रफा दफा कर दिया गया, और इट हैड जस्ट बीन ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। लेकिन अभी जो ये वीडियो का मामला है, कल मैंने अपने प्रोग्राम पे ये अली परवेज मलिक जो कैंपेन कर रहे हैं अपनी वालदा के लिए, उनसे मैंने बात की, तो वो सिमिलर कुछ बात करते हुए नजर आए हैं जो अभी मुजम्मिल साहब कर रहे थे। उनका भी यही ख्याल था कि पीपल्स पार्टी ने जवाबुल जवाब कोई वीडियो बनाई है। लेकिन बात मजे की ये है कि ऑब्वियसली मैं इसलिए ये बात नहीं कहूंगी कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद रहे हैं या नून लीग वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि वीडियोस दोनों के हिसाब से आई हैं। आई हैव टू बी नॉन पार्टिजन हियर, और मुझे ये कहना पड़ेगा कि दोनों के ही हवाले से वीडियोस आई हैं, और दोनों ने ही उन वीडियोस को अपनाने से इनकार कर दिया है। अच्छा, अब इसमें ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा अहम है, और FIA का भी रोल इंटरेस्टिंगली बड़ा अहम है, क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि ये जाली वीडियोस हैं, जाली बनाई गई हैं हमारे खिलाफ। तो FIA भी इस बात को प्रूव कर सकता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं या किसके नंबर से सबसे पहले दफा सर्कुलेट की गई हैं। तो मुझे लगता है FIA को भी इस चीज में जरूर उसको प्रूव करना चाहिए। और ये जो ज़िमनी इंतखाब होते हैं, ये बात मैं समझती हूँ कि ये मॉनिटरिंग के हिसाब से बड़े अच्छे और आइडियल होते हैं, क्योंकि जो आम इंतखाबात होते हैं वो तो बहुत बड़े पैमाने पर और क्योंकि मुल्क भर में हो रहे होते हैं, उसमें आप उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब में आप हाथी बेहतर एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और एक तरह से इलेक्शन कमीशन अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है बड़े पैमाने पर आम इंतखाबात आइंदा जो होने वाले हैं वो करवाने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ उतनी ही ज्यादा बेज़ाब्तगियां हाईलाइट होती हैं हर तमाम ज़िमनी इंतखाबात में, ख्वाह वो डस्का का हो जहां पर पंजाब हुकूमत को जो है वो मरूदे इल्जाम ठहराया गया, और ये जो अब NA 133 में जो तमाशा हो रहा है वो भी हम तमाम के सामने है, दोनों इसमें डिनाई कर रहे हैं। एक और बात इंटरेस्टिंग है कि हुकूमत इसके ऊपर कह रहे हैं कि इसी वजह से वो कहते थे कि ये
ईवीएम इंट्रोड्यूस करा ले। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ईवीएम से ये पर्टिकुलर मसला हल नहीं होगा, क्योंकि तो प्री पोल रिगिंग की वीडियोस है ना, ये तो पोल से पहले हो रही है। तो आप जाहिर है ईवीएम चाहे जितनी मर्जी वो फॉल्टी वोटर्स को तो पहचान सकती है, जाली वोट और ऑथेंटिक वोट में तो वो डिफरेंशिएट कर सकती है, लेकिन वोटर की नीयत तो नहीं पहचान सकती ना। अगर किसी ने कुरान के ऊपर खुदा ना खास्ता हल्फ रखकर अपना ईमान बेचा है, या अगर किसी ने कतारें लगाई हैं और अपने ईमान का सौदा 2-2 हजार में किया है, तो ये ईवीएम तो नहीं बता पाएगी ना कि उस वोटर के आया दिल में क्या है। तो ये मुझे लगता है कि एक अलग मामला है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए कि ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, इलेक्शन के लिए तो चले ईवीएम ले आएंगे, लेकिन ये जो इखलाकी इक़दार की पामाली हर इलेक्शन से पहले हम देख रहे होते हैं, इसके लिए कौन सी मशीनें लेकर आए? 1980 की दिहाई में पाकिस्तान की सियासत में पैसे की इंजेक्शन हुई और आज तक जारी है। अब कैसे ख़त्म किया जाए, अखलाकियात अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन सियासत वो कहते हैं बेरहम होती है। जब पंजाब में ख़ास तौर पर बरादरीज़म की वजह से या जो दीगर फैक्टर्स हैं, पंजाब में इलेक्शन मरने मारने वाला इलेक्शन होता है। पंजाब की पग जो है पंजाब में वो ख़राब हो रही होती है। इलेक्शन हारने का मतलब होता है कि आपका जो असर व रसूख है उस इलाके में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दूसरी पार्टी जो है वो ज़्यादा हावी हो जाएगी। अगर इस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रख कर आप फिर बात करें तो पता चलता है कि ये ऐसे हरबे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें ना, जहाँ बात ख़त्म करने की है, दीगर मुल्कों में भी ऐसी टेंडेंसीज़ हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ जहाँ रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लिकेशंस हों इस तरह की वायलेशंस की, तो इससे इन टेंडेंसीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो कम ज़रूर किया जा सकता है। अब ये वीडियो जो लाहौर वाली है, मसलन इसमें कोई शक नहीं है कि ये हल्का नून लीग ने जीता हुआ है। जब बराबर में ना पीपल्स पार्टी को ये वेटेज दी जा रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी वाले वोट क्यों ख़रीदेंगे, फिर नून लीग वाले क्यों ख़रीदेंगे, फिर पीटीआई क्यों नारे मारेगी। यानी जैसे पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम आया फिर नून लीग पे आ गया, मैं ज़रूर कहूँगा तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मुज़म्मिल साहब जो भी बात करें, उज़्मा बुखारी ऑन रिकॉर्ड कह गई हैं कि जी ये पीटीआई वालों का किया हुआ है कि दोनों जमातों को बदनाम किया जाए और ऊपर से जो है वो ईवीएम के हक़ में राह हमवार की जाए। डस्का वाला एक टेस्ट केस था, डस्का वाले केस में इल्ज़ामात की खुद तहकीकात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, वो किसी सियासी जमात में इल्ज़ाम नहीं लगाया। अभी तो यहाँ पर इल्ज़ामात है ना कि ये नून लीग ने किया है, ये पीपल्स पार्टी ने किया है। और मैं वैसे तो हैरान हूँ कि इतनी पिच्ड बैटल में अगर पीटीआई वाले उनके उम्मीदवार नाअहल हो गए तो वो क्या घर बैठे रहेंगे वोटर? वो ट्राई नहीं करेंगे बाहर निकलकर किसी और पार्टी के साथ मिलकर नून लीग को हराने की या पीपल्स पार्टी को हराने की? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जो लाहौर में रहते हैं लोग शायद वो ज़्यादा इस बात को बेहतर समझते हों, लेकिन जो टेस्ट केस आया था डस्का वाला, उसका ज़रूर उस पर एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रूवन था। वो तहकीकात के बाद ये जितने ऑफिसर्स पे या पंजाब गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदारान थे पॉलिटिकल, उन पे सब की इन्वॉल्वमेंट साबित हुई थी। अगर उस पे नहीं हुआ तो आज वही पीटीआई ये कैसे मांग रही है कि इनके खिलाफ एक्शन हो जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। मतलब है अजीब है कि अपनी बारी आई तो हम पीछे हट गए, अगले की बारी आई तो आप उनको पकड़ने के लिए पकड़ें, सबको पकड़ें जो साबित होता है। लेकिन इन वीडियोस की मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ज़्यादा कमेंट करने से पहले ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अंबर शम्सी, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को किस तरह की मिसाल कायम करनी चाहिए? मिसाल मेरे ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को हमने देखा है कि चाहे सेनेट इलेक्शन का मामला हो, चाहे डस्का का इलेक्शन हो, और चाहे ईवीएम पे उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को असर्ट भी कर रही है और अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करने की कोशिश भी कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत दुरुस्त बात है कि उन्होंने फौरन इसको एक्शन भी लिया। लेकिन मेरे ख्याल में कि जिसका सियासी जो पस मंजर है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि इस वक्त मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान है। ये लीग्स इनका जो ताल्लुक था, या उसको हम
माजी का ताल्लुक कह सकते हैं या पीडीएम का जो ताल्लुक था और मजीद बद एतमादी तो फैल सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद ज्यादा अहम बाई इलेक्शन था, सिर्फ राजा परवेज अशरफ साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अगर जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साबित करना है कि वो जो वोट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस्मान बुज़दार के खिलाफ है, वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा या नहीं जाएगा। तो इन लीक से ये भी जाहिर होता है और आपको ये सिलसिला नजर आ रहा है, लीक्स तय पर जल्दी एक तसलसल के साथ सामने आ रही है, जिससे ये भी जाहिर होता है कि हमारी जो सियासत है इस वक्त किस नजर है, एक डेस्परेशन नजर आ रही है। मैं आखिरी बात मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत अहम है कि इसकी जो तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो जरूर है और FIA की तजवीज़ मेरे ख्याल में मोना ने बहुत अच्छी दी और बहुत सारे खतूत भी लिखे गए। ये जरूर तय करना चाहिए कि ये लीक्स अगर फेक है तो किसने बनाई, तो वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस एब्सोल्युटली। और मैं तो समझती हूँ कि जो डेस्परेशन सियासत में आ गई है उसको जाहिर ज्यादा करती है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तो कोशिश करी, इन्वेस्टिगेशन भी करी और हकायक तो सामने आ रहे हैं। अब मगर आप ये भी देखते हैं, साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस की बात हुई, अली हैदर गिलानी की बात हुई, हम ये भूल जाते हैं कि 2 ऐसे सेनेटर्स थे जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने सर्वेलेंस और कैमरास जो तैनात नस्ब किए गए थे उसके वाले से भी इंकशाफात किए थे, वो मामला भी आगे नहीं बढ़ा। तो हमारे यहाँ होता ये है कि कुछ चीजें सामने आ जाती है, कुछ हकायक सामने आ जाते हैं, तहकीकात शायद इतनी आगे नहीं बढ़ती और कुछ हकायक जो है वो पोशीदा ही रहते हैं। ठीक है, बहरहाल मुबैना वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारान को सजा भी मिलनी चाहिए। ना ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का मामला अदालत पहुंचने पर मजीद सवालात उठ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मुबैना ऑडियो टेप जिनके केसेस से मुताल्लिक है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहां और किसके पास है। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा कि तहकीकात करें। हमारा सवाल यह है कि क्या सियासी जमातें ऐसे मामलात को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऑडियो टेप जिनके केसेस से मुताल्लिक है उन्होंने अदालत से रुजू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये रिमार्क्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। सियासी जमातें मुबैना ऑडियो टेप पर सिर्फ सियासत कर रही हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महज एक सियासी हरबा था? मैं समझता हूं कि अगर पिटीशन अदालत में आई है तो अदालत को मरियम नवाज और साकिब निसार दोनों को नोटिस जारी करके दोनों को बुला लेने चाहिए, ताकि साकिब निसार साहब भी अपना हल्फिया बयान जारी कर देते कि ये उनकी गुफ्तगू है या नहीं है, और मरियम नवाज साहब भी जारी कर अपना हल्फिया बयान अदालत में जमा कराती कि ये क्लिप उनके पास है या नहीं है, या उन्होंने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्हें कहाँ से मिला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालत को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक साकिब निसार साहब और मरियम नवाज दोनों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 अफ्रीकैन का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मामला है। जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और एक वजीर आज़म का केस सुन रहे थे और एक आने वाले वजीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये कोई नॉर्मल केस तो है नहीं, नॉर्मल गुफ्तगू तो है नहीं। क्या वाकई साकिब निसार साहब ने वो गुफ्तगू की है? ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या वाकई उन्होंने कहा है कि मुझ पर दबाव है? कम अज कम उनका तो बयान अल्फी ले लें कि ये मेरी आवाज़ नहीं है या ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ताकि कुछ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, आपके ख्याल में लगता है कि मुस्लिम लीग नून साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात वाकई में चाहती है? देखिए, असल केस ये था कि इन्होंने मनी ट्रेल देनी थी जो इन्होंने नहीं दी। बाकी सब फजूलियात हैं कि आप कभी किसी की टेप गैर अखलाकी, और मैं समझता हूं कि सियासत को इतना गलीज करके रखती है इस मुल्क में कि इंसान हैरान रहता है। और कल को खुदा जाने कैसी कैसी वीडियोज और कैसी कैसी ऑडियो लीक्स निकल आए लोगों की, क्या मुंह दिखाएंगे लोग। और निकल ही रही है। अभी मरियम के कभी किसी को हिदायत दे रही है, कभी मुख्तलिफ मीडिया सेल्स उनको, ये मीडिया हाउसेस किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को आप उससे अपनी मर्जी की
करवाना चाह रहे हैं, नशरियात वगैरह के जी फलां के बारे में ये कहा, फलां का ये क्यों कहा गया। यानी ये इतना गलीज हो गया ये काम कि शर्म आ रही है इस पे। और ये सारा किया धरा सिर्फ एक उस मनी ट्रेल ना देने की वजह से ये सारा गंद बचा। अब यहाँ पे मजीद आप ये देखिए कि जो कहा जा रहा है और ऑडियो टेप्स का मैं बहुत कुछ इसमें तहकीक कर चुका हूँ, खासतौर पे जज अरशद मलिक के मामले में, उसका भी सारा इन्होंने ब्लैकमेल किया। 5 करोड़ में इन्होंने टेप उससे खरीदी, मियां तारिक से इन्होंने उसकी ब्लैकमेल करने के लिए वो गंदी वीडियो, और वो इसको ब्लैकमेल किया। मतलब इन्होंने इस कदर गिरावट का इन्होंने सबूत दिया है कि इंसान हैरान रहता है कि यार ये लीडरशिप होगी। तो इसके उनके पल्ले कुछ नहीं। आप आज अपनी मनी ट्रेल दें तो बाकी सब किस्से खत्म हो जाते हैं, कोई रहता ही नहीं। फिर इनकी अपनी देखें, डॉक्टर टेप्स का बनाना, आज डॉक्टर की हुई वीडियो या ऑडियोज का बनाना कोई इतना मसला ही नहीं। खुद मैंने अगले दिन भी जिक्र किया था मियां नवाज शरीफ की भी और मरियम की भी, वो उसी की आवाज में उसी की बातचीत चल रही है, जो कि कभी इंसान पता लगता है कि भाई ये खुद नहीं करेंगे कि हमने चोरी की, हमने ये किया, हमने वो किया, इतराफी सी ये चीजें जो हैं वो हमें नजर आ रहा है कि भाई ये जारी, लेकिन आवाज 100% उसकी है, उसमें शक हो ही नहीं सकता कि आवाज को कैसे। तो ये भी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, इनको हेरफेर करना और इनसे हेरफेर की तवक्को की जा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिहाज नहीं किया, जाली डॉक्यूमेंट्स वहां पे उनके सामने दे दी तो पीछे रह के गया, कोई शर्म हवाला के साथ उड़ा ही नहीं कि इंसान को ख्याल हो कि भाई मैं वजीर आजम था, मैं लीडर था, मुझे कम से कम वहां जाली कागजात नहीं देने चाहिए। तो ये मुझे तो शर्म आती है सारे किस्से में कि इंसान बात क्या करे। इतनी गलादत सियासत का हशर करके रखती है। ठीक, अंबर शम्सी, क्या मुस्लिम लीग नून इस मामले पर सिर्फ बयानबाजी कर रही है? देखिए, अगर मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ बयानबाजी कर रही होती तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे जब अली अहमद कुर्द ने एक तकरीर की थी तो उस पे जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अख्तर मिनिल्ला है, उन्होंने जब बात की कि अदलिया को भी अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने क्यों बात की? जब ये ऑडियो लीक्स आई थी तो सवाल ये पैदा होता है कि उसकी काउंटर भी आई, लेकिन उससे सब मजीद सवालात भी उठ गए। और एक सवाल जो जस्टिस अख्तर मिनिल्ला ने आज अदालत में पूछा था, और मैं ये भी बात याद दिलाऊं कि ये अभी मेंटेनेबिलिटी है पिटिशन के हवाले से, अभी अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि फैसला हुआ है, ये हतमी बात है। उन्होंने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया कि इसका सोर्स क्या है, ये जरिया कौन है, किसके पास ये ऑडियो टेप थी। अगर हम इसको माने कि ये मुबैना जो टेप थी ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और अदलिया पे भी सवाल उठते हैं। और बार बार जो भी इस मामले को देख रहे हैं वो इस पे यही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए ताकि ये तमाम सवालात हैं या जो शकूक शुबात हैं जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मीडिया के जरिए ये खेल रहे हैं, वो खत्म हो जाए, चाहे मरियम के हक में हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर इंतजार साहब की बात कर रही है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी की बात है। दूसरा, मैं हैरान हूँ कि जनरल साहब ना सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी जार भी हैं, वकील भी हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, उनको तो सब कुछ पता है कि इसकी बात क्या है, मनी ट्रेल की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जब तक तहकीकात नहीं होती या एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक नहीं होता या इसकी इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनती, तब तक सवाल उठते रहेंगे और लोगों के जहन में सवाल उठते रहेंगे। ये भी सवाल बनता है कि अगर एडमिसिबल नहीं है वीडियो एविडेंस, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कई वकला कह रहे हैं कि शायद ये एडमिसिबल ना हो उनकी एफिडेविट में, उनकी अपील में, तो ये भी सवाल बनता है कि साकिब निसार साहब भी क्यों उसको झुटला नहीं रहे। उन्होंने तो कह दिया कि उनकी आवाज नहीं है, समा टीवी का जो तहकीकात थी उसका मानना था कि उनकी आवाज है, तो अब मजीद शकूक व शुबात तो पैदा हो गए ना। तो उसका वाहिद हल ये है कि इंडिपेंडेंट कमीशन बने, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं इस पे मानती हूँ कि यही होना चाहिए। फिलहाल हमें याद रखना चाहिए ये मेंटेनेबिलिटी है इस पिटिशन की। अभी आगे मामला, अभी अटॉर्नी जनरल ने भी अपना मौक़िफ़ पेश करना है और उनसे भी सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है। शौकत पराचा साहब, अगर इस मामले पर अस खुद नोटिस नहीं लिया अदालत ने, तो फिर क्यों मुस्लिम लीग नून खुद क्यों नहीं जा रही अदालत? ये जो सारा कुछ हो रहा है, अगर ये झूठा होता तो दब गया होता। जितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, अगर इनमें जान नहीं होती तो आज हम ये डिस्कस ना कर रहे होते। देखें, आज जो पिटीशन जिस पे बहस हो रही है और अभी
वो मेंटेनेबल करार नहीं पाई, उसकी एडमिसिबिलिटी पे बात हो रही है सारी। यानी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को या जस्टिस साकिब निसार साहब को उस वक्त वो बुलाएंगे ना जब ये मेंटेन हो जाए, जब एडमिसिबल हो जाए कि इस पे ये काबिल समात है, रादर उर्दू में, कि अभी तो काबिल समात होने या ना होने का फ़ैसला होना है। दूसरी बात ये है कि क्या ये प्रिंसिपल मान लिया जाए कि चूंकि उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी तो इसलिए जस्टिस साकिब निसार साहब को फिर खुली छुट्टी थी, वो जो चाहते कर लेते क्योंकि वो मनी ट्रेल नहीं दे रहे थे। मनी ट्रेल, करप्शन, वो केसेस चल रहे हैं। 3-4 जो रेफरेंसेस थे वो किसी रेफरेंस में उनको सज़ा हुई, किसी रेफरेंस को खारिज कर दिया गया। ये जो मामला जस्टिस साकिब निसार वाला है, जब हुकूमत हमारी कहती है कि जी वो चूँकि वो है ही नहीं, ये झूठ है सारा कुछ, उन्होंने मनी ट्रेल वो दे देते, तो मुझे लगता है मैं फिर 2016 में वापस चला गया हूँ। 2016 से इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, आज 2021 तक हम आ गए, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। हम वो 2016 में ही खड़े हैं, अभी हम उससे आगे नहीं आ सके। वो वजारत उज़्मा चली गई। अगर एक फ़ोन कॉल पे, कितना सीरियस मामला है ये, फ़ोन कॉल अगर सही है तो फिर तो अवाम की हाकमियत का मामला है। फिर जो हमारा सिस्टम जो जाली फिर साबित हो गया ना कि आपकी असम्बलियों की कोई वक़्त नहीं है, आपके इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं है, आपके जमहूरियत की कोई वक़्त नहीं है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो जनरल साहब भी उठा रहे हैं, जो आपके दूसरे गेस्ट भी उठा रहे हैं, उनका हल यही है कि एक वाकई कमीशन तश्कील दिया जाए। और ये सियासी जमातें नहीं गई, ना जस्टिस साहब की तरफ से कोई गया है। बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर हैं, वो लीगल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीगल कम्युनिटी जिसके लिए मैं राय दे रहा हूँ, मैं लॉ नहीं जानता, कोई भी हम में से शायद कोई लॉयर हो जो बिल्कुल डेलिकेसीज ऑफ द लॉ समझता हो, लेकिन जो गए हैं, जिनकी पिटिशन आज टेकअप हुई है एडमिसिबिलिटी के लिए, वो लॉयर हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो समझते हैं इस चीज़ को। इसको वैसे अंडर द कार्पेट फेंकना पॉसिबल नहीं होगा, इसको दबाना पॉसिबल नहीं होगा। खुद वज़ीर आज़म भी कहेगा कि जी ये तो झूठ है, ये तो ऑडियो ही गलत है। भाई किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? और दूसरी नून लीग कह रही है कि ये ऑडियो सच्ची है, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? इसलिए कमीशन बने, बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि बड़ा कमीशन बने जो इन चीज़ों की तह तक जाए। जितनी भी ऑडियो बाकी भी आ रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ जस्टिस साकिब निसार की, बाकी जो हुकूमत ऑडियो उठा के बैठी है उनके लिए भी सारी तहकीकात हों। आपके पास FIA है, आपके पास फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखी जाएं। सही, आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रखी जानी चाहिए। मोना, सिचुएशन की अगर दूसरे एंगल की बात करें और हुकूमत की बात करें तो इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि जब हम अपने लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे तमाम अवाम का जो एक एतबार है हमारी अदलिया पर और इंसाफ के निज़ाम पर, उसको बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहिए। एक ये बात तो तय है। और अगर इस किस्म की कोई भी वीडियोस आ रही हैं जिसमें सवाल एक जहन में उठ रहे हैं कि ये असली है या नकली है, अगर असली है तो फिर एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, नकली है तो एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है। मुझे लगता है ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं तमाम से इत्तेफाक करती हूँ जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि इसको प्रोब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तो ये इस मौजूदा इस पिटीशन पर बात कर रहे हैं ना, जो कि इसको मजीद प्रोब करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अब से कुछ रोज पहले एक और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें ये कहा था कि मरियम नवाज साहिबा और शाहिद खाकान साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बुक किया जाए। तो आप वो देख लें कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल सेट असाइड किया उसके ऊपर। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने ये भी रिमार्क्स हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के कि अदलिया को एक तरह से वेलकम करना चाहिए कि अगर कोई किसी भी इस तरह के फैसलों के हवाले से और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई सवालात, जेन्युइन सवालात उठा रहे हैं तो वो वेलकम होने चाहिए। और इन द मीन टाइम ये भी कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि एक रिटायर्ड शख्स को उस तरह से उनको कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स के लिए उनके खिलाफ ये बात नहीं की जा सकती है जब वो साकिब निसार साहब के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये भी एक खासी मायने फेज बात है। इस पे देखिए कमीशन होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमें ये भी बात माननी चाहिए कि अगर ये वीडियो असली है, इसमें की हुई बात भी अगर असल है और वाकई अगर हमारी जुडिशरी अंडर प्रेशर थी तो इसका फायदा किसको जाएगा? जाहिर है इसका फायदा तो डायरेक्ट जो इसकी बेनिफिशियरी है वो PMLN है, नवाज शरीफ साहब है।
तो इसका फायदा, अगर इतना बड़ा फायदा उनको मिल सकता है इस वीडियो से, तो ये वाकई ये सवाल गलत नहीं था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस सफर मिनल्ला ने ये बात सही उठाई है कि जो एक्चुअल इसके बेनिफिशियरी है वो तो इसको कोर्ट में ही नहीं ला रहे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हुकूमत का भी, जो आपने मुझसे सवाल किया, हुकूमत को भी मुझे लगता है नहीं हिचकिचाना चाहिए इसके फॉरेंसिक ऑडिट से। अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये ऑडियो फेक है तो हुकूमत को इसका एक फॉरेंसिक करा लेना चाहिए, क्योंकि जो मुतलका सहाफी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो ऑडिट करा के आए हैं। अब उसके ऊपर अगर शुकूक शुबात, ये जो स्टूडियोज हैं या हमारे जो MCR के ऑडियो वीडियो इंजीनियर्स हैं, अभी तक तो इन्हीं लोगों ने सिर्फ इसका फॉरेंसिक किया है, किसी फर्म ने तो इसका फॉरेंसिक नहीं किया है। जो एक चैनल की तरफ से आया था कि ये टुकड़ों में जोड़ी हुई है या जोड़ तोड़ कर ये क्लिप बनाई गई है, मुझे सिर्फ ये बात हम तमाम की जहनों में होनी चाहिए कि जो उसमें ये पर्टिकुलर पोर्शन थे कि नवाज शरीफ को सजा दें ताकि इमरान खान के लिए जगह बने, ये फिर कहाँ से तोड़ी गई थी, या ये साकिब निसार साहब ने अपनी किस वीडियो में या किस उन्होंने स्पीच में ये बातें कही थी जिनको वहां से तोड़कर लगाया गया है। तो बहुत सारे सवालात हैं, इनके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। और ये बात दुरुस्त है, जस्टिस कयूम की भी वीडियो हम तमाम के सामने है, शौकत सिद्दीकी साहब की, बहुत सारे इस तरह की तवातुर के साथ ये तमाम केसेस आ रहे हैं, राना शहीन साहब हैं, और फिर ये जो तवातुर से इस किस्म के केसेस आ रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी जज के हैं। ठीक है, इन तमाम मामलों की तहकीकात होनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया मोना आलम, यकीनन इस मामले की तहकीक होनी चाहिए और जो भी हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। WHO ने अपनी वज़रा की सतह का इजलास भी मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान में वायरस के दाखिले को रोकने के लिए हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ताहम इसके बावजूद वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, कई ममालिक में पाबंदियां, क्या पाकिस्तान को भी अपनी मौजूदा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए? शौकत पर पाकिस्तान को इस वेरिएंट से बचने के लिए फौरी तौर पर किन इक़दाम की ज़रूरत है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है जब से कोरोना आया है, पहले भी 2 साल होने वाले हैं, तो जो NCOC है उसका बड़ा कमेंडेबल किरदार है। जो पॉलिसीज़ अपनाई गई उसमें उनको परसू किया गया और मोर और लेस पाकिस्तान सेफ़ रहा। अल्लाह ताला की पाकिस्तान के लिए खुसूसी अनायत थी, शफ़क़त थी, अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी रही कि पाकिस्तान में वो डैमेज नहीं हुआ जो बराबर या हमसाया मुल्क में हुआ कोरोना की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि NCOC ने इस मामले का नोटिस लिया है और परसों से जो नई प्रपोजल्स आई हैं या जो नई रिकमेंडेशन जिनको सिफारिशात कहते हैं, उसमें वही फ़्लाइट्स को रोका गया है एक ख़ास डेट तक। जो पाकिस्तानी हैं उनको तो वापस आने की इजाज़त दी है इन 7 ममालिक से, बाकी लोगों के लिए पाबंदी बरकरार है। तो मैं समझता हूँ NCOC इज़ विजिलेंट, NCOC इस मामले के ऊपर है और अल्लाह ताला ने जिस तरह पहले मेहरबानी की है, हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, सारी दुनिया को महफूज रखे, पूरे इंसानियत को महफूज रखे। ओमिक्रॉन जो एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल लेकर आया है, तो NCOC देख रहा है और वी आर कॉन्फिडेंट कि NCOC माजी की तरह अब भी विजिलेंट रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखेगा। आमीन। मोना, पहले जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो जो डिसीजंस हमने लिए, क्या वो दुरुस्त थे और अब किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान निस्बतन बहुत से ममालिक से बेहतर रहा है, बल्कि इस खित्ते में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है कोविड के खिलाफ स्ट्रेटजी में। ये जो ओमिक्रॉन है, आपको पता है, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और चूंकि इसके 30 से ज्यादा बताए जाते हैं प्रोटीन स्पाइक्स हैं, तो ये दीगर जो वेरिएंट्स हैं उनसे कई ज्यादा मुज़िर है। बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम पे प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान से बात की थी, वो भी सेकंड कर रहे थे और आई वेरी मच बाय हिज आर्गुमेंट, क्योंकि आपको पता है उन्होंने टेक्निकल बुनियाद पर ये बात की कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इवेंचुअली खुदा ना खास्ता ये बात दुरुस्त है कि आना तो है, हर जगह स्प्रेड होना है,
लेकिन ये हम कितना रोक सकते हैं, इसका स्प्रेड कितना डिले कर सकते हैं, दरअसल हमने इसके ऊपर काम करना है। ये बर वक्त फैसला किया गया है कि 7 जो जनूबी अफ्रीका के ममालिक हैं उनके ऊपर और हांगकांग पर सफरी पाबंदी आयद की है, लेकिन एक फौरी तौर पर हुकूमत को ये फैसला करने की जरूरत है कि जो वैक्सीनेशन हो गई है जिन अफराद की, उनको बूस्टर शॉट्स लगवाए। आपको पता है यूएई में भी ये फैसला किया गया है कि बूस्टर शॉट्स इस नए वेरिएंट के पेश नजर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी ये फैसला करे, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करे, पाकिस्तान इसको फौरी तौर पर बूस्टर शॉट्स के हवाले से फिर इसको एडमिनिस्टर करे, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये हार्डली कोई किसी को बूस्टर शॉट लगाए। लेकिन जैसे पहले किया जाता था कि एसएमएस आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अवाम को एनकरेज करें। और एक बहुत जरूरी बात है जो हमने पहले नहीं की थी और अब खुदारा हमें कर लेनी चाहिए, वो ये कि जो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड अफराद हैं उनके लिए हमने पाबंदियां सोशली उस तरह से नहीं फैलाई थी। अनवैक्सीनेटेड अफराद का ये तमाम जिले इंतजामिया इंश्योर करे कि हर जगह उनका दाखिला ममनू हो, उनको हर तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनकी पाबंदी की जाए उनकी मूवमेंट पर। ये चीज हमने माजी में नहीं देखी थी, लेकिन अगर हमने अब भी ये ना किया तो हमें इसका भारी खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। ठीक है जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि जापान ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं और खुद को आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्या पाकिस्तान इस किस्म की कोई पॉलिसी अपना सकता है, अफोर्ड कर सकता है? देखिए, अभी चूंकि पाकिस्तान में ये चीज पहुंची नहीं है तो इस स्टेज के ऊपर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें पहले जब शुरू में कोरोना आया तो सबका तजर्बा नहीं था, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस क्रिएट करने में वक्त लगा। लेकिन अब तो बहुत कुछ आपका इन प्लेस है, जैसे एनसीओसी की हम बात करते हैं वो भी मौजूद है, उन लोगों को भी काफी तजर्बा हो चुका है इन चीजों का। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो लैंड रूट्स हैं उनको बंद करके या वहां पे भी कोई चेक सिस्टम लगा के, तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का चेकिंग सिस्टम, जो फ्लाइट्स आपने बंद की हैं, अगर बाहर से कहीं से भी कोई लोग आ रहे हैं तो उनका वहां पे कोई चेकिंग का इंतजाम होना चाहिए। शुरू में जब ये कोरोना का किस्सा आया तो लोग वहां पे उनको ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को पैसे देके निकल जाते, वो टेस्ट वगैरह किए बगैर ही उनको छोड़ देते। तो मेरा ख्याल है इसमें अब वक्त गुजर गया है, हमें कोई ना कोई अपने सिस्टम बेहतर करके तो एयरपोर्ट्स पे और लैंड रूट्स के ऊपर चेक सिस्टम अपना बनाना चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई मशकूक केस हो तो उनको वापस करें, उनको आने मत दें। ठीक है अंबर, 7 ममालिक पर पाबंदी लगाई है पाकिस्तान ने, क्या ये काफी होगी या मजीद इक़दाम उठाना होंगे? जी, अभी तो क्योंकि ये नया वायरस और इसकी कितनी ज्यादा ये फैलता कितनी तेजी से है, वैक्सीन इस पे कितनी इफेक्टिव है, ये तो जाहिर है कुछ देर बाद हमें मालूम होगा। लेकिन जिन ममालिक पर पाबंदी, सफरी पाबंदी आयद की है वो कुछ तो दुरुस्त है। जनूबी अफ्रीका बिल्कुल दुरुस्त है, हांगकांग भी दुरुस्त है क्योंकि जनूबी अफ्रीका से फैल रहा है, हांगकांग में भी ये फैल चुके हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ शादी का सीजन भी आता है दिसंबर में, और बहुत सारे लोग छुट्टियों में भी आते हैं और वो बरतानिया से आते हैं, अमरीका से आते हैं, मगरबी ममालिक से आते हैं। तो जरूरी होगा कि उस पर भी नजर रखनी चाहिए। अभी असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फैसल सुल्तान की, उसमें एडमिट किया था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस तरह से नहीं हो रही, वो भी जरूरी है देखनी। बूस्टर की बात हुई, मुना ने भी बात की, मैं तायद करती हूँ। मेरी अपनी जो सास थी, डेल्टा वेरिएंट जब आया था उनको बूस्टर नहीं लगा हुआ था और वो उसका शिकार हो गई, उनका इंतकाल भी हो गया था। तो मेरे ख्याल में बूस्टर के हवाले से वो और ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए, नॉट जस्ट फ्रेश वैक्सीनेशंस। और बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत जरूरी है, इसका ये फैलता है तो फैलता है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से निपटा है, यूनिवर्सिटी में स्टडी किया है, लेकिन कलामी की माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। मुजम्मिल साहब का कमेंट भी मुझे लेना है। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूर। एक तो जिन लोगों ने दूसरा शॉट नहीं लगवाया, आज करोड़ों में उनकी तादाद है, 2.5-3 करोड़। मैं समझता हूँ कि सख्ती करनी चाहिए स्टेट को और सबको दूसरा शॉट लगाना चाहिए, बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए, और कम से कम जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके ऊपर हुकूमत को सख्त पाबंदियाँ और वैक्सीनेशन के हवाले से सख्ती शुरू करनी चाहिए। ठीक है, बूस्टर शॉट्स लगाने चाहिए और हुकूमत की करने की ज़रूरत है इस तमाम मामले पर। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।